हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालते क्यों है, इसके बारे में हम सर्वप्रथम सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम सीख चुके थे कि जब सहसंयोजी बंध जिन परमाणुओं के मध्य बनता है, यदि वे परमाणु अलग अलग हो तो जो सहसंयोजी बंध में किसका गुण आ जाता है? ध्रुवीय गुण आ जाता है, अर्थात क्या आ जाता है? ध्रुवीय लक्षण आ जाता है। अब यदि हमें इस ध्रुवीय लक्षण को मापना है, इस ध्रुवीय लक्षण की माप करना है, तो हम किसका अध्ययन करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण का अध्ययन करते हैं। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग क्या है कि इसकी सहायता से हम सहसंयोजी बंध के ध्रुवीय लक्षण की माप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वास्तव में द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण होता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण बराबर आवेश, विद्युत आवेश और बंध लंबाई, इनका यदि हम गुणनफल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत आवेश और बंध लंबाई के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अब बात आती है दिशा क्या होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होती है। अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होती है। जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व रहता है आपके अणु में, उसकी ओर रहती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। यदि हम बात करें HCl, तो HCl में कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है और दोनों परमाणु अलग अलग भी है। अर्थात इसमें क्या उत्पन्न होगा? ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होगा। तो ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होगा अर्थात इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। तो इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो होगी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर। तो H और Cl में अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? Cl। तो जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी इस ओर हो जाएगी, और इसे हम एक तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है? द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर। यदि हम बात करें HF की भी, तो इसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? F है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस ओर होगी। तो द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? एक सदिश राशि, क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई के बारे में। देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई के लिए इकाई हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आवेश की इकाई यदि ESU हम मान ले, आवेश की इकाई यदि हम ESU मान ले और बंध लंबाई की यदि हम इकाई सेंटीमीटर मान ले, तो द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या हो जाएगी? ESU सेंटीमीटर। यही हो जाएगी आपकी द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई, ESU सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना कि 10 की घात -18 ESU सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? डिबाई होता है। एक क्या होता है? डिबाई। तो एक डिबाई बराबर कितना होता है? 10 की घात -8 ESU सेंटीमीटर। अर्थात जहां भी ESU सेंटीमीटर लिखा होगा और उसका गुणा 10 की घात -18 से हो रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिबाई कहेंगे। अतः इस ESU CM को हम क्या भी लिख सकते हैं? डिबाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसे? डिबाई भी लिख सकते हैं। अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण की जो, और ये जो आवेश का ये CGS मात्रक है, ESU क्या है? CGS मात्रक है। जो आपका बंध लंबाई का CGS मात्रक क्या है? सेंटीमीटर है। तो डिबाई भी क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक। तो द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक क्या होता है? डिबाई होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक प्रमुख फैक्ट के बारे में। देखिए, वो फैक्ट कुछ इस प्रकार है कि ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है कि यदि किसी में ध्रुवीय बंध हो तो उसमें ध्रुवता होगी ही। जैसे कि हम बात कर लेते हैं CCl4 की। CCl4 का यदि स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार बनता है CCl, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है।
यदि हम इसमें बात करें तो क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक है और ये सहसंयोजी बंध है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। इसी प्रकार क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। क्लोरीन में माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अर्थात ये जो बंध बना आपका सहसंयोजी बंध, इसमें कैसी प्रकृति आ जाएगी, ध्रुवीय प्रकृति आ जाएगी। अब यदि इसमें ध्रुवीय प्रकृति आ गई तो उसका कुछ ना कुछ द्विध्रुव आगुण अवश्य होगा, किंतु इसका द्विध्रुव आगुण कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्या होता है, द्विध्रुव आगुण शून्य होता है। अब इसका कारण जानिए। देखिए द्विध्रुव आगुण एक सदिश राशि है, अर्थात इसका मान परिमाण पे भी निर्भर करेगा और दिशा पे भी निर्भर करेगा। ओके, अब यदि हम देखें इस बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो उतना ही होगा जितना द्विध्रुव आघूर्ण इस बंध का होगा। इस बंध का द्विध्रुव आघूर्ण जितना होगा उतना ही द्विध्रुव आघूर्ण इस बंध का भी होगा। अब चारों जो द्विध्रुव आघूर्ण है इनके मान कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि प्रत्येक में क्लोरीन ही है और प्रत्येक में हमारा कार्बन ही आ रहा है, मतलब कि इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो इसके बराबर होगा और इसका द्विध्रुव आघूर्ण इसके बराबर होगा। तो ये तो आ गया परिमाण आ गया हमारा। लेकिन यदि हम दिशा की बात करें तो दिशा में विपरीत है। इसकी जो दिशा ऊपर की ओर है और इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो ये वाला द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्वारा कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण की इस ओर है और इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस ओर है, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की ओर होती है दिशा। तो क्लोरीन इधर की ओर है तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर की ओर होगी और इधर किस पे होगी, क्लोरीन पे होगी। क्यों, क्योंकि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की ओर होती है तो क्लोरीन की जो दिशा होगी वो इस ओर होगी द्विध्रुव आघूर्ण की। तो द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण तो समान है किंतु दिशा विपरीत है। परिमाण समान है इनके किंतु दिशा कैसी है, विपरीत है। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो यहां से हमें क्या बात सीखने मिली कि बहुपरमाणवीय अणु, क्या, बहुपरमाणवीय अणु का अर्थ क्या होता है, जिसमें बहुत सारे क्या हो, परमाणु हो। ऐसा अणु जिसमें कि क्या हो, बहुत सारे परमाणु हो। तो जैसे कि देखिए CCl4 में कितने परमाणु है, 1 2 3 4 5, अर्थात ये बहुपरमाणुवीय अणु है। तो बहुपरमाणुवीय अणु में सदैव यह आवश्यक नहीं कि यदि जो सहसंयोजक बंध बन रहे यदि उनमें ध्रुवीय प्रकृति हो तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण निकलेगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये परिमाण पे भी निर्भर करता है, दिशा पे भी निर्भर करता है। यदि इसका परिमाण तो ठीक है किंतु दिशा विपरीत है तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाते हैं और आपका द्विध्रुव आघूर्ण कैसा आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये था एक प्रमुख फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के उपयोग के बारे में कि द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग, पहला उपयोग ये है कि इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अणु की आकृति का निर्धारण कर सकते हैं। कि यदि आपको कोई भी अणु दिया है तो उसकी आकृति का आप निर्धारण भी इस द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि आपको यदि CO2 की संरचना ज्ञात करनी है तो इसकी सहायता से आप द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से कर सकते हैं। यदि आपको H2O की करना है तो इसकी सहायता से कर सकते हैं। यदि हम बात करें H2O की, देखिए H2 की यदि हम संरचना बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनती है। ये रहा आपका O, इधर रहा आपका एक H और इस प्रकार हम बनाते हैं संरचना, इस प्रकार से बनाते हैं। किंतु इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। तो इस H2O का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है 1.84। क्या होता है, 1.84 होता है। और यदि हम इस स्थिति में यदि हम H2O को यदि लिखे तो इस परिस्थिति में क्या होगा, देखिए वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अर्थात इनमें क्या आ गया, ध्रुवीय लक्षण आ गया। ओके, ध्रुवीय लक्षण आ गया। और यदि हम इस प्रकार से जमाएंगे, यहाँ जो ध्रुवीय लक्षण का मान होगा यहीं भी ध्रुवीय लक्षण का वही मान होगा, क्योंकि यहाँ भी O और H ही है और यहाँ भी O और H ही है। अर्थात यहाँ जो ध्रुवीय लक्षण का मान होगा वो और यहाँ भी ध्रुवीय लक्षण का मान वही होगा।
किंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, जिसके कारण यदि हम इनका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें तो आपका परिमाण तो आ जाएगा जो भी होगा, किंतु दिशा विपरीत होने के कारण ये दोनों, इसकी जो दिशा होगी वो विपरीत है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। किंतु प्रायोगिक रूप से पाया गया कि इनका द्विध्रुव आघूर्ण का कितना मान होता है, 1.84 क्या होता है, मान होता है। अर्थात इनकी आकृति इस प्रकार ना होकर इस प्रकार से देखी जाती है। यदि इस प्रकार से की स्थिति में यदि यह रहते हैं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं आएगा। यदि द्विध्रुव आघूर्ण न होता तो हम इनकी संरचना इस प्रकार बना रहे ही होते, किंतु वास्तव में यह पाया गया कि इनकी संरचना किस प्रकार से होती, इस प्रकार से होती है। यह हमें किस कारण ज्ञात हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण के कारण ज्ञात हुआ। तो पहला उपयोग क्या था, अणु की आकृति का ज्ञात करना। दूसरा, हम इसकी सहायता से आयनिक गुण का मान निकाल सकते हैं कि आपके जो सहसंयोजी यौगिक में जो बना है उसके अंदर जो सहसंयोजी बंध है उनमें आयनिक गुण आया है, तो उसमें आयनिक गुण कितना % आया वो भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक प्रमुख सूत्र होता है, वो होता है म्यू इंटू 100 अपॉन 4.8 इंटू डी। ये होता है आपके आयनिक गुण का सूत्र। आयनिक गुण को हम अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो अल्फा का सूत्र क्या होता है, म्यू इंटू 100 अपॉन 4.8 डी, जहां डी का मतलब होता है आबंध लंबाई। क्या होता है, आबंध लंबाई, आपकी आबंध की जितनी भी लंबाई है। म्यू का मतलब आप सभी जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण होता है। म्यू का मतलब कितना होता है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि HCl का आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो, HCl का क्या दिया हो, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो। हम मान लेते हैं HCl का जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो दिया है आपको 2.4। HCl का जो द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया, 2.4 दिया है, और जो आबंध लंबाई दी है, जो आपकी आबंध लंबाई दी है वो कितने दी है, आपकी 2 सेंटीमीटर दी है आपकी क्या, आबंध लंबाई, या इसे हम एंगस्ट्रॉम में मापते तो लिख देते हैं आबंध लंबाई कितनी दी है, 2 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। अब हमें यही पता करना है कि HCl में आयनिक गुण कितना आया होगा, तो उसके लिए हम ये वाला सूत्र लगा देंगे, अल्फा बराबर म्यू का मान कितना है 2.4, तो 2.4 रख दिए, इंटू 100 जैसा का वैसा, अपॉन 4.8 भी जैसा का वैसा। डी का मान कितना दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम, कितना दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम दिया है। अब इस एंगस्ट्रॉम को हम किस में बदल लेंगे, आपके 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपका 10⁻−10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। अब यदि 10⁻−10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो वो हो जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो इस एंगस्ट्रॉम के स्थान पे हम 10⁻8 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो 2.4 इंटू 100 अपॉन 4.8 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम के स्थान पे ये 2 10⁻8। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ये हो जाएगा 2 बार, ये इससे कैंसल, कितना बार 50, और हो जाएगा आपका 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 25 इंटू 10⁻8, अर्थात इसमें इतना क्या उत्पन्न हुआ है, आयनिक गुण उत्पन्न हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैंने बात की द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।